योगी की हुंकार, संभल पर आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। मिल्कीपुर की सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 को काउंटिंग। लेकिन उससे पहले उठाए गए तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर आज खुलकर बात की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने, जब वो आज तक की धर्म संसद में आए। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जो इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा था कि जहां पर कुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन है, उस पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। हम हर ऐसी जगह पर जहां पर गलत दावा ठोका जा रहा है उसकी जांच करा रहे हैं और जमीन वापस सौंपने का काम किया जाएगा। इसी के साथ संभल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संभल हो या बटेंगे तो कटेंगे, ये जनता को, समाज को बांटने वाला नारा नहीं है बल्कि इतिहास से सीखने का नारा है। योगी आदित्यनाथ ने आज हर मुद्दे पर घेरा और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको हम यहां पर स्वागत करने के लिए तैयार हैं, वो भी यहां पर आए। इसी के साथ अयोध्या के मुद्दे पर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड वाला जो उन्होंने बात कही है, और इसी के साथ साथ संभल की खुदाई को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इतिहास को अगर दबाया गया है, अगर दंगे हुए हैं तो उसका सच हम जनता के सामने लाएंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है? धर्म की धुरी पर घूमना यूपी की सियासत की रवायत बन चुकी है। पहले संभल में मस्जिद पर सर्वे से शुरू हुआ विवाद खुदाई में मिले मंदिर और कूपों तक पहुंचा, जिसके बाद से संभल को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला तक कहा जाने लगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी संगम तट पर डेरा डाले हैं। आज तक की धर्म संसद में सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड करार दे दिया। योगी बोले, कुंभ की भूमि पर कब्जा होने नहीं देंगे। ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है, और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले 1359 फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। योगी के बयान पर कांग्रेस बोली, वक्फ बोर्ड अगर भूमाफिया बोर्ड है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? इंडियन वक्फ बोर्ड जो है, अगर उसमें कोई भूमाफिया घुसा हुआ है तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो उनका काम है, और अगर नहीं हुआ 7-8 साल में तो इस सरकार का फेलियर है। 11 साल से बैठी हुई है केंद्र में, अभी तो कुछ नहीं कर पाई। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दावा किया था कि महाकुंभ स्थल की जमीन वक्फ की जमीन है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के साथ संतों ने भी उनके इस बयान पर जोरदार प्रहार किया। शहाबुद्दीन रिजवी बोले कि ये महाकुंभ का जो मेला है वो वक्फ बोर्ड का जमीन पर लग रहा है। उसको अपना औकात नहीं पता है। जिस समय मोहम्मद साहब पैदा नहीं लिए होंगे उस समय से कुंभ लग रहा है। आज जैसी व्यवस्था योगी जी ने की है, भूतो न भविष्यति, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। और कल और आज माननीय योगी जी एक एक कैंप में, अखाड़ों में जाके पूछ रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई? तुम कितनी बार आए? तुमने तो एक ऐसे आदमी को भेज दिया तो सनातन परंपरा कोई नहीं जानता था। ये कवि सुदुम्न नभग नाभाग अम्बरीश की धरती है, दिलीप रघु और राजा राम, भगवान राम और कृष्ण की धरती है। अगर आप इसे खोदने चलेंगे तो यहाँ तो चप्पे चप्पे पे सनातन के अवशेष मिलेंगे, न केवल यहाँ बल्कि पूरी धरती में। वहीं संभल में मस्जिद विवाद को लेकर भी सीएम योगी ने आज तक के मंच पर कहा कि अब तो संभल में खुदाई के दौरान सनातन के सबूत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस्तीन के सांपों से हमें बचना ही होगा। भारत को जब भी खतरा हुआ है, विदेशी दुश्मनों से तो हम निपटने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अंदर छुपे हुए उन आस्तीन के सांपों से हमें बचना पड़ेगा।
जो भारत को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जाति की राजनीति, ये उसी प्रकार के आस्तीन के सांप हैं जो भारत को जातीय वैमनस्यता का जहर घोल करके आपस में ही लड़ा करके उन विदेशी दुश्मनों से खतरनाक खेल खेलने का काम कर रहे हैं जो कभी विदेशी आक्रांता करते थे। तो योगी आदित्यनाथ धर्म संसद में आए थे। महाकुंभ पर जो भव्य और दिव्य तस्वीर 13 तारीख के बाद आप देखेंगे, उसी में कार्यक्रम में वो शामिल हुए और वहीं पर उन्होंने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड के बराबर बता दिया और इसी के साथ साथ संभल के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा इतिहास जानने का सबको हक है और जाति के आधार पर विपक्षी पार्टियां समाज को बांट रही हैं। ऐसे में हिंदुत्व को एक साथ रहने या हिंदुओं को एक साथ रहने के लिए कहने में कुछ गलत नहीं है। ये उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कहा। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं खास मेहमानों से। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, कुछ देर में हमारे साथ शामिल होंगे। राजकुमार भाटी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हरिशंकर जैन जी, जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये और इनके बेटे विष्णु जैन लगातार संभल हो, ज्ञानवापी हो, इन केसेस को कोर्ट में लड़ रहे हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, जो कि प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एडवोकेट असद खान फलाही साहब, जो कि लॉयर हैं हाई कोर्ट के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला आरोप जो आज लगाया उस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो उन्होंने ये कहा, मौलाना अंसार रजा साहब, कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये भूमाफिया बोर्ड की तरह काम कर रहा है। वरना आप ही बताइए ना, आप कैसे कह सकते, मतलब जहां कुंभ हो रहा है वहां की जमीन भी अब निकल गई, मतलब ये तो, इस पर आप लोग बोलते नहीं है। तब आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द को कोई नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि हिंदुओं की आस्था की कद्र नहीं है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए, आपसे मैं शुरू कर रही हूं। माइक उठाइए प्रभु। देखिए, जहां तक योगी जी के बयान का ताल्लुक है या जिसने भी कुंभ के मेले में वक्फ बोर्ड की जमीन की बात की है, पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब कुंभ जैसा महापर्व हो रहा है तो जमीन किसकी है किसकी नहीं है, ये इस वक्त सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए था। एक धार्मिक काम है, उसको अच्छी तरीके से होते रहना चाहिए था और जो सहयोग बनता वो करते। तो आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ ना, जैसे आपको गुस्सा आया था संभल में, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं दिख रहा है आज। देखिए, उस दिन तो आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी, आज नहीं आ रहा। हमारे गुस्सा होने से अगर मसला हल हो जाए तो मैं भी यहाँ गुस्सा हो जाऊंगा और अभी मचलना शुरू कर दूंगा। मैं क्या करेंगे? मचलना शुरू कर दूंगा मैं अभी, अगर मेरे गुस्सा होने से कुछ मचलिएगा, ठीक है ना। हाँ। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर हैं। हाँ। वक्फ बोर्ड की एक हैसियत है कानूनी हिंदुस्तान में, उसको आप भूमाफिया नहीं कह सकते। भूमाफिया नहीं कह सकते आप उसको। अगर कोई कब्जा करे तो उसे भूमाफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप सुनिए मौलाना अंसार रजा, मैं आपको सुनाती हूँ कहाँ कहाँ वक्फ बोर्ड का दावा है, चलाना शुरू कीजिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के 1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। सूरत नगर निगम की बिल्डिंग नहीं छोड़ी, बिल्डिंग पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु का ये जो मंदिर है वो हम बता रहे, बदरुद्दीन अजमल ने तो संसद और दिल्ली एयरपोर्ट को वक्फ की जमीन बता दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है वहां 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि जहां संभल पुलिस चौकी बन रही वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर, एक एक करके हम दिखा रहे हैं, दावा ठोकना शुरू कर दिया है। 6 मंदिरों पर, पूजा के स्थल पर। गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा। अब ये भूमाफिया नहीं है तो क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। अब सुनिए, इसके बाद मारेंगे, इसके बाद अगर कहीं आपने दावा किया है, फिर अगर मगर, अरे सुन तो लीजिए। हाँ। चाहे पार्लियामेंट की बात कही हो, चाहे कुंभ की बात कही हो, इनसे खबर चलाने से पहले इनसे कहना चाहिए था कागज है तुम्हारे पास, या खाली लाइमलाइट में आकर के ये बात करके हिंदू मुसलमानों को स्वाद बिगाड़ रहे हो। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे शहाबुद्दीन, कौन है ये मैं तो जानता भी नहीं हूं इनको, कौन है ये आदमी, इनको ये दरगाह से वक्फ बोर्ड को तो जानते हैं ना, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दावे में हुए वो बता रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने जिस दिन पार्लियामेंट की बात की थी, सबसे पहले मैंने कहा था भाई क्यों तुमने ये बात कही, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अच्छा, तो क्या बोले आपको जी? आप जब पूछे तो क्या बोले? अरे जब आपके सवाल का जवाब नहीं देते तो मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे वो? तो मैं आप लोगों से, मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, हम ये कहते हैं वक्फ की जहां जमीन है कानून के हिसाब से आप काम कीजिए। ठीक, भाटी साहब कोई एतराज नहीं। उससे पहले एक बार मैं एडवोकेट साहब के पास आना चाहती हूँ, उसके बाद से मैं चाह रही हूँ कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो। गौरव भाटिया पहुंचे नहीं है।
एडवोकेट साहब, ये जो इस तरह के दावे होते हैं, इस मतलब इसका क्या फिर तो वक्फ बिल में संशोधन सही काम हो रहा है ना? इस तरह से जो अंधाधुंध कहीं कहीं पर दावा ठोका जा रहा है, तो भूमाफिया कहने में क्या गलत है? वैसे आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में वो बात बोल ही थी कि ये वक्फ बिल को वजह से तो नहीं हो रहा है, ये सारी भूमिका जो बनाई जा रही है, ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसी के लिए भूमिका बनाई जा रही है। दरअसल लेके अगर आप रियलिटी चेक करेंगी, जो आप कह रही दावा ठोकना एक अलग चीज होती है, लेकिन वक्फ जितने भी हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, वो सारी गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर होती हैं। सरकारें खुद ये बात एक्सेप्ट और स्वीकार करती हैं कि ये जमीन वक्फ की है, तब उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है। जो भी लैंड्स हैं इस वक्त वक्फ के पास, वो सारी की सारी सरकार ने दी हैं, सरकार ने स्वीकार करी है, तब वो वक्फ के अंदर आए। सबसे पहला वक्फ एक्ट कब बना था? 1954 के अंदर, और वो सर्वेयर कमिश्नर बनाए गए थे। कौन? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अपॉइंट किए थे। गवर्नमेंट ने उन सर्वेयर से कहा कि आप बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं। फिर उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया। फिर उसके बाद बताया गया कि ये, उसमें भी ये है इशू कि जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ को सरकार ने स्वीकार कर लिया, उस पर भी विश्व हिंदू परिषद ने और कुछ लोगों ने पहले ही दावा ठोक दिया कि ये वक्फ की नहीं है। 1970 की बात कर रहा हूँ, 1970 से 1971 में सबसे पहला केस दर्ज। आपको पता है वक्फ की प्रॉपर्टी पूरी कितनी है, उसका नेट वैल्यू कितना है? नेट वैल्यू ऐसे होती है, मैं बता दूं आपको। नेट वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि भाई दिल्ली की जामा मस्जिद कितनी बड़ी है, दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद कितनी बड़ी है, क्या उसका कोई कमर्शियल यूज होगा? इसीलिए ग्राफिक्स चला दिया। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा, आप रुकिए एक सेकंड, मैं बोलूंगी। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है। कुल 8.7 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की है। 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई ये जमीन है। 5 सिंगापुर, एक सेकंड सर, जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब इंतजार कीजिए अपनी बारी का। आप बोल रहे थे, हाँ, तो मैं आपको मौका दूंगी, मौका दूंगी, रुक जाइए। 5 सिंगापुर, 5 बहरीन, 12 मालदीव्स के बराबर जमीन है वक्फ के बाद। आर्मी और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। रुक जाइए। 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। 1 गोवा के बराबर, 3 दिल्ली के बराबर, ये सारा एडिशन कर लीजिए। 33 चंडीगढ़ के बराबर, 10 पुडुचेरी के बराबर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इतनी तेजी से ये जो संपत्ति फैली है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। इस पर जवाब। फैली नहीं है मैडम, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? फिर आपने मिसकोट कर दिया आधी बातें। तमिलनाडु के अंदर कितनी वो हैं? मैं अगर काउंटर इसका क्वेश्चन कर दूं आपसे कि तमिलनाडु के अंदर कितने मंदिरों की जमीन है, 9 लाख तो खाली वहीं पर ही है। तो वो तो चूंकि वो आंकड़ा सरकार ने लाए नहीं, इसलिए वक्फ बोर्ड को बोल दिया गया कि थर्ड ओनिंग एजेंसी है दिल्ली वक्फ बोर्ड। दरअसल के उसकी सारी प्रॉपर्टीज कौन सी है? कब्रिस्तान है, कौन सी हैं? ईदगाहें हैं, कौन सी हैं? मसाजिद हैं, कौन सी हैं? मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये इसको इस तरीके से पेश कर देना कि ये तो भाई प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है, किसी का कोई कमर्शियल यूज नहीं हो रहा है। संभल पर भी उन्होंने बोला है। इनकी जो बात है वो अपनी जगह पर है कि अल्टीमेटली दावा कोई भी ठोक दे, जब तक ठोक बजा के उसको देख नहीं लिया जाता है, वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसे बनती नहीं है। और तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ को अपनी जमीन देते हैं। जैसे सूरत में एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ही किसी ने ज़कात में दे दिया, मतलब उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया। ऐसे में भू माफिया सबको कह देना कहां तक सही है? और संभल की खुदाई, अब देखिए इस पर तो कोर्ट में मामला चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चल रहा है, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, और जब जब मुस्लिम और वक्फ का मामला आता है तो सबको सच्चाई एक तरफ दिखती है। इस देश के 1957-50 के बाद वक्फ के नाम पर लाखों बीघा जमीन वक्फ वालों ने वक्फ के नाम पर, झूठे वक्फ के नाम पर कब्जा किया है। और इसके एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं। और जो अभी भाई साहब कह रहे थे, रुक जाइए, बीच मत हो जाइए, मैं बीच बिल्कुल नहीं बोला। जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, हाँ, थोड़ा सा माइक और पास कर लीजिए सर, कि वक्फ जो है सब नोटिफाइड होती है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो आज संभल में जो आप क्लेम कर रहे हैं 1920 के एक किसी एग्रीमेंट के ऊपर या डीड के ऊपर, तो भैया क्या बता दीजिए वो रजिस्टर्ड है कहीं? वक्फ के नाम पर दिल्ली से लेके कई जगह कितनी मंदिरों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को लगातार कब्जा करते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आए दिन कहीं सड़क पर बीचों बीच मजार बन जाती है,
रेलवे पुल पर मजार बन जाती है और सब वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है। थोड़ा सा तो ये जो मनमाना वो क्लियर करना जो पूरा करने मैं दीजिए, आपकी पूरा करने, हाँ पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए आप। जो मनमाना चल रहा है हाँ। इस मनमाने पर रोक लगनी चाहिए और देश की जनता अब जाग चुकी है और जिस तरह से वक्फ के नाम पर आप प्रॉपर्टी हथियाते चले जा रहे हैं, पूरी की पूरी मंदिर, पब्लिक लैंड सब कब्जा कर लिया। मैं आपको रिकॉर्डेड चीज बता रहा हूँ, वहाँ पर प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जहाँ तो संक्षिप्त में बोलना होगा सर, जल्दी से जी। जहाँ शहीद चंद्रशेखर जी हाँ। की आहुति हुई थी, वहाँ पर आपने मजार बना दी, वहाँ मस्जिद बना रहे थे, ठीक है, तो कोर्ट के आदेश सब टूटी, ठीक सब कब्जा की हटावा से। एक काउंटर बात जो इसमें मैम, पहले एडवोकेट वक्त साहब की सुनिए ना, सुनिए परिभाषा, ना, वक्त की परिभाषा भी परिभाषा बताइएगा, बता दो, सवाल तो सुनिएगा ना। ठीक है। एएसआई की प्रॉपर्टी है ये मस्जिद जो हम दिखा रहे हैं, संभल वाली दिखाइए, एएसआई की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रिजर्व प्रॉपर्टी है। एक तो एएसआई के ही सर्वेयर्स को जाने में दिक्कत होती है। पूरी रेलिंग आप देखिए, एएसआई की प्रॉपर्टी में रेलिंग कैसे लग गई, आप बताइए, किसने लगा दी? तो ये तो एएसआई से पूछना चाहिए ना, क्योंकि एएसआई के लोग अब इसीलिए सर्वे करने गए तो पत्थरबाजी हो गई। भाई एएसआई जिस वक्त, तो एएसआई सो रहा था उस वक्त जब वहां पर रेलिंग लग रही थी। और हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद में से अगर आप गिनेंगी, ज्यादातर मसाजिद जो हैं वो एएसआई के अंदर आती हैं और एएसआई की वजह से तो बहुत सारी मसाजिद बंद हैं। आपकी चले जाइए, मोती मस्जिद लाल किला के अंदर बंद है, वो भी तो वक्त की प्रॉपर्टी है। लेकिन मैम प्लीज जल्दी जल्दी, भाषण थोड़ी है सर, जल्दी जल्दी बोलना, बाकी लोग बाकी दोनों भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं यहाँ आया हूँ पॉइंट रखने के लिए, तो प्लीज आप मुझे जल्दी बोलिए। वक्फ का मकसद होता है कि लोगों की भलाई के लिए जमीन को वक्फ करना, और जितनी भी जमीनें वक्फ की गई हैं वो इंडिविजुअल्स ने अपने, जिनकी जमीनें थी उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद ये जनता के लिए या जनहित के लिए सेवा में लगा तो दी ये लोग जो जाएगी। सूरत की बिल्डिंग पे दावा ठोक देते हैं, एमसीडी की मतलब म्यूनिसिपल की बिल्डिंग, वो क्या है? बस एक आखिरी बात बोल के मैं, क्योंकि आप कह रही हैं आपको जवाब बड़ा वो दीजिएगा। लगा कि जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लूटे हमको मुलजिम बताया गया। वक्फ बोर्ड की ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो दूसरों ने कब्जा कर ली हैं। अगर मैं नाम लूं तो वक्फ, हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर किसकी जमीन पे बना हुआ है? ऑन रिकॉर्ड है ये, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। किसकी जमीन पे बना हुआ है वो? आप किसका घर बताइए। कौन सा, आप बताइए जरा, हम लोग को बताऊंगा, हमें तो नहीं पता। अंतिलिया ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड है ये। अंतिलिया जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उसका क्या किया गया? कंपनसेशन दे दिया गया कि हम इसके बदले कहीं और देंगे। 10 लाख रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन, आप 1000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन कहीं और दे रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? जवाब दीजिए मौलाना अंसारी साहब। देखिए, अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, आपको सब कुछ पता है किस किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मुझे आप 5 जगह बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हो, गवर्नमेंट को पता ना हो, वो आप मुझे अभी गिनवा दीजिए। 5 जगह। मैं आपको 10 जगह बता, सर 5 जगह बता दीजिए ना, सब लोगों को बता दीजिए ना। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है, तो दे दीजिए ना सर। आप कहे तो मैं ले जाता, दे दीजिए ना सर। पूरी लिस्ट रखी हुई है। भ्रम फैलाने से क्या मतलब? भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो दे दीजिए ना सर, जहाँ की जहाँ कब्जा किया गया हो वक्फ कब्जा बोर्ड किया वालों गया है ने, उसकी, जहाँ वक्फ बोर्ड वालों ने कब्जा किया हो, वक्फ बोर्ड वालों ने सर कब्जा देख किया लीजिए। है। आप बुजुर्ग हैं, मैं इज्जत करता हूँ आपकी, मैं भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे 5 जगह बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती कब्जा किया हो, जो जगह ना हो वो बताई हो, पूरी लिस्ट आपको दिखा दूंगा। कागजों के साथ। नहीं अभी दीजिए ना सर, माइक थोड़ा पास कीजिए सर। लेके आना चाहिए था सर, आपको लेके आना चाहिए था। पूरी आज का विषय नहीं था, आज वक्फ बोर्ड का विषय था, आपको बताया चलिए ठीक, उनको संभल पता था इसीलिए उस पर। भाटी साहब, मुझे लगता है कि गौरव जी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, कितनी देर आप रुकिएगा, तो अब आप माइक उठाइए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है? सर्वे में क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है, और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक क्यों नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि बिजली समय पर क्यों नहीं आती, रेल समय पर क्यों नहीं चलती, भर्तियों में बेईमानी क्यों होती है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सरासर बेईमानी हुई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग करना चाहते हैं और इनका ये भी पता नहीं है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके एक सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि आपका पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिएगा ना कि ऐसे खाली जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी संभल जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वहां पर नाइंसाफी हुई है। उनकी नजर में संभल बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा ये लोग पूरे देश को खोद देंगे। अलग अलग वक्त पर देश की संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब, तो उनकी नजर में तो ये मुद्दा बड़ा था। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। अंजना जी, पहली बात तो अखिलेश यादव कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की और नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। हाँ। एकता के और अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गौरव जी आप लेट आए हैं, लेकिन आ जाइए, आप आ सकते हैं इधर से। उत्तर प्रदेश में रोजाना इतना अन्याय हो रहा है। हाँ। और इतने हालात खराब हो गए हैं। बंबई से 2 फिल्मी कलाकारों को बुलाया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें यूपी में घुमाया जाता है, उनसे चौथ वसूली जाती है, उनसे रंगदारी ली जाती है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस को पता ही नहीं चलता। कल ही मेरठ में पूरे परिवार की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मुझे गोली मार देगी एसटीएफ। उत्तर प्रदेश की विधायक कह रही हैं 25-25 लाख रुपए लेकर कॉलेजों में प्रमोशन कर दिए गए हैं, विभागाध्यक्ष बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संरक्षण में 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। दादरी में पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन गाय का मांस बरामद होता है, 180 टन। उसी दादरी में फ्रिज में 250 ग्राम मांस का आरोप लगा के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन मांस बरामद होता है, गाय का मांस बरामद होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हो गए, हालात बहुत खराब हैं। गौरव भाटिया जी, अब आप मोर्चा संभालिए, आप लेट से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड है। वो कह रहे हैं जाति के आधार पर विपक्ष बांट रहा है, संभल का इतिहास अगर सामने आए तो क्या गलत है। ये लोग कह रहे हैं आप जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर कोई कानूनी जमीन किसी की है, उस पे कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति भूमाफिया है और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं। यहां पे कहा गया कि देखिए कानूनी हैसियत है वक्फ बोर्ड की, वक्फ एक्ट की, ये कहा गया था। मैं सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था। तो कानूनी हैसियत तो सीएए की भी है, एनआरसी की भी है। उसमें तो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन बिरयानी पूरी खाएंगे। वहां पे कानून नहीं आता है। अगर ये कानून है तो वो भी कानून है। अंजना जी ये जान लीजिए, बीच में ना बोले कोई। बन गया इसके बाद मौका दीजिएगा, हाथ उठाइए जब आपको बोलना हो। सर दर्द हुआ होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन दर्द होना चाहिए अगर पापियों के साथ खड़े होते हैं तो। सुनिए आप, चलिए। तीसरी बात, जब कानून आता है, और बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, वक्फ एक्ट आया। वक्फ एक्ट में इससे पहले भी संशोधन किया गया है, 1954, 1995, 2013। आज भी संशोधन हो सकता है, कानून संशोधित हो सकता है। आज सबसे सलाह मशवरा करके सबके सुझाव मांगे जा रहे हैं। कोई चीज संविधान से ऊपर नहीं है, जनता जनार्दन से ऊपर नहीं है। और लगता है अगर कानून में कमी है, और कमी क्या है अंजना जी मैं आपको बता दूं। ये जो वक्फ एक्ट है अभी, इसमें लिखा है
संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकें, सिविल प्रोसीजर कोड कहता है हम सूट फाइल कर सकें, लेकिन वक्फ एक्ट कहता है कि किसी अगर हिंदू की, सिख समाज की, जैन समाज की, बौद्ध समाज की जमीन पर कब्जा हो जाए, यू आर मिसकोटिंग द वक्फ, यू आर इन ट्रबल माय सन, यू आर इन ट्रबल। तभी बीच में टोक रहे हैं। जनता सुनना चाहती है कि नहीं? ये होता है देश की जनता को, ये दर्द अच्छा है। बल्कि खुद ये एक वकील है। बीच में नहीं क्लॉज उनसे पूछिए, क्लॉज पूछिए उनसे, आराम से। हाँ, वो बताएंगे आपको, इनके बाद मौका मिलेगा। पूरी बात सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। मिसकोट नहीं करेंगे कानून को। सुनिए, आप कानून को मिसकोट नहीं कर सकते। आप क्लॉज बताइए, वक्त एक्ट का कौन सा क्लॉज ये बात अच्छा, करता है कि हिंदू का जिक्र तक नहीं है उस एक्ट के अंदर, और यू आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू। ये है इनकी पॉलिसी। माइक नीचे रखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, उनको बोल लेने दीजिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। वक्त एक्ट के अंदर कहीं हिंदू आप डिबेट से ऊपर है क्या साहब? माइक नीचे रखिए। मैं डिबेट, उनको भी बोलना है, उन्होंने बात सुनी ना। हाँ, करने देंगे उनको। नहीं, मिसकोट आप जवाब बाद में दीजिएगा। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। बोलिए। धन्यवाद। देखिए, मैं क्या बात बता रहा था, क्यों टोका, मैं आपको ये भी बताता हूं। इनको ये चाहते नहीं कि जनता जाने सच्चाई क्या है। हमारा संविधान जो सर्वोपरि है, सारे कानून से ऊपर है, वो कहता है अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है। और सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहती है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं कि जमीन किसकी है। लेकिन वक्फ कानून क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई वक्फ की जमीन है तो इनके द्वारा जो बनाया बोर्ड है, जिसमें सिर्फ मुसलमान है, वो तय करेंगे कि ये जमीन हिंदू की है कि मुसलमान की है। तो संविधान से ऊपर वक्फ एक्ट नहीं हो सकता है, ये पहले जान लीजिए। ट्रिब्यूनल का मैं पहले अपनी बात कर लूं, प्लीज। आप सुनिए, वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करी है सर, सही कह रहे हैं। और अब मैं आता हूं जो राजनीति हो रही है, ओछी घटिया गंदी राजनीति। मैं सुन रहा था, कह रहे थे क्योंकि चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए। तो मैंने एक तस्वीर निकाली, ये देखिए, मौलाना अखिलेश जी की जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आरोपी मौलाना था तो चार्टर प्लेन भेजते थे अखिलेश यादव, उसको बुलाते थे मुख्यमंत्री आवास। आज की डेट में जो माफिया है वो थर थर कांपता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये फर्क आया है। और एक बात और कह दूं, आखिरी बात। हाँ, आखिरी बात है। दो बातें थी, अगर आप इजाजत दे 20 सेकंड में। हाँ, हिंदू मुस्लिम ये होता है, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। क्या कहता है आपको मालूम है? 12वीं पास बच्चियां, 10वीं पास बच्चियां अगर मुसलमान हैं तो उनको वजीफा दिया जाएगा 30,000 रुपए। हिंदू सिख ईसाई को क्यों नहीं? वो हमारी बच्चियां नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर हमारी बच्ची है, हिंदू सिख ईसाई नहीं देखेंगे, मुस्लिम नहीं देखेंगे, हर बच्ची को पढ़ने का हक है। ये फर्क आया हिंदू मुसलमान की राजनीति। आपको बोलना था, उसके बाद से भाटी जी जवाब दीजिएगा। उनको छोटा सा बहुत मोहब्बत से बर्दाश्त किया भाटिया साहब को। मैं एक लफ्ज पे इनसे गुजारिश करूंगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, गले लगाऊंगा आपको, और गले लगाऊंगा, जेब मत काट लेना मेरी गले लगते टाइम। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात। आपने एक तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर को दिखते ही आपने मौलाना अखिलेश यादव कह दिया। मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं, लेकिन बात मुझे लगी। अगर मोदी जी ने चादर भेजी है तो मोदी जी को मौलाना नहीं कहोगे क्या? खाली अखिलेश की टोपी लगा ली अफ्तार में तो मौलाना हो गए वो। दूसरी चीज, आपने कहा कि कानून ये है, हिंदुस्तान में अगर वक्फ का कानून बना है तो मुगलों ने थोड़ी बनाया, भारत सरकार ने बनाया है। आप संशोधन कीजिए, कौन मना कर रहा है उसमें? तो दूसरा, अब आप दिखाओगे मुजफ्फरनगर में ये हुआ, अरे जिस पर डिबेट उस पर तो आप बोलिए ना कि वक्फ बोर्ड पे अगर कोई बात हो रही तो किसने मना किया कि आप कानून मत बनाइए? आप बनाइए कानून, कौन मना कर रहा है आपको? आप कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल कीजिए आप, ठीक है, जो जायज है। भाटी साहब एक पॉलिटिकल जवाब इसका दे दीजिए आप अपने। जो जायज है, जो समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने सीधा आरोप लगाया और ये भी कहा आज मुख्यमंत्री ने कि कुंभ का आयोजन पहले अच्छे से नहीं होता था, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अर्धकुंभ का आयोजन 2007 में हुआ, जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और पूर्ण कुंभ का आयोजन 2013 में हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतने शानदार दोनों आयोजन हुए और पूर्ण कुंभ पे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और अखिलेश यादव जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया।
कि बहुत शानदार आयोजन हुआ, इतना अच्छा प्रबंधन आपने कैसे किया। कुंभ का आयोजन कोई 10, 20, 50, 100 साल से नहीं हो रहा है, आदिकाल से होता आ रहा है और ये भारत का पर्व है, पूरे भारत को इसमें गर्व है। ये भारत के 142 करोड़ लोगों की आस्था का पर्व है, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, और ये एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। ये इस पे भी राजनीति करते हैं। दूसरी बात, दो बात मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। इन्होंने अखिलेश यादव जी के एक फोटो दिखा के मौलाना शब्द यूज किया। मौलाना बहुत सम्मानित शब्द है, हमें उस पर गर्व है, खुशी है। मौलाना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का दंगा। मेरे पास मोदी जी के 100 फोटो हैं जिसमें मोदी जी जिस वर्ग के बीच में जाते हैं उसी की ड्रेस धारण करते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। ये कोई गलत बात नहीं है। हम सरदारों के गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर पे पर्दा रख लेते हैं, हम मुस्लिम भाइयों में जाते हैं उनकी टोपी रख लेते हैं। ये कोई खराब बात नहीं है। और मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में मेरे पास इनका वीडियो है, गौरव भाटिया जी का। आप चाहेंगी, इजाजत देंगी तो मैं सुनवा दूंगा। पुराना वीडियो, ये उस समय का। तो पर्सनल आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, पर्सनल मत कीजिए कृपया। देखिए सर, इन्हीं महोदय का है। ये कह रहे थे ये दंगे बीजेपी RSS ने कराए हैं। पर्सनल किसी पर आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं है। या आज झूठ बोल रहे हैं ये बता दें। एडवोकेट साहब एक साथ जवाब दीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ। एडवोकेट साहब, आपका जो पॉइंट था, पॉइंटेड रखिए उसको। पॉइंटेड ये है कि अभी जो गौरव भाटिया जी ने वक्फ एक्ट को बयान किया, बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके गुमराह करने वाली, मिसलीड करने वाली बातें बताई देश की जनता को भी और आपकी डिबेट के जरिए, आज तक के जरिए भी। मैं चाहूंगा कि वो कोट करें कि वक्फ एक्ट में कहां ये बात लिखी है कि कहां हिंदू वर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक भी जगह इन्होंने, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक्फ एक्ट पढ़ा है। अगर वक्फ एक्ट पढ़ा होता तो आज ये बात नहीं कह रहे होते। और सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी कि वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया गया है। वक्फ बोर्ड ने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं किया। पहली बात, वक्फ एक खुद अपने आप में एक पायस वर्ड है जिसका पर्पस ये होता है कि हम अपने हिस्से की जमीन लोगों के लिए, भलाई के लिए दे रहे हैं। ठीक है गौरव जी, अब जवाब दीजिए। उसके बाद से जिसको जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाए। स्वीकार है, ये है वक्फ एक्ट, आपके सामने है वक्फ एक्ट। इन्होंने कहा जो मैंने कहा है गलत कहा है और अभी ये माफी मांगेंगे। सेक्शन 40 क्या कहता है? माइक उठा लीजिए, माइक। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट सेज वक्फ बोर्ड सिर्फ डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है। तो आप मुझे बताइए सर, हिंदू वर्ड बताइए मुझे। हिंदू वर्ड बीच में नहीं बोलिए एडवोकेट साहब, बीच में मत बोलिए। आप बीच में चिल्लाना बंद कीजिए, आप बीच में चिल्लाना बंद कीजिए। आपके साथ प्रॉब्लम है ये, आपको रोना बहुत आता है। माइक नीचे रखिए। और कोई नहीं बोल रहा है बीच में, आपको बहुत रोना आता है। माइक नीचे रखिए प्लीज सर। वेट फॉर योर टर्न सर। आई एम टेलिंग यू, वेट फॉर योर टर्न। ही इज रीडिंग आउट ऑफ द बुक, लेट हिम रीड, रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट। प्लीज पुट योर माइक डाउन प्लीज। देखिए, फिर से कहता हूं, आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। जो बात मैंने कही, सेक्शन 40 वक्फ एक्ट पढ़िएगा। अगर किसी मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की और किसी और संप्रदाय का कोई व्यक्ति है या ट्रस्ट है उसकी प्रॉपर्टी है, तो तय कौन करेगा? जब ये डिक्लेयर कर देंगे ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो केवल वक्फ बोर्ड करेगा। और जो आपका अधिकार है उच्च न्यायालय जाने का, सूट फाइल करने का, सर्वोच्च न्यायालय का, वो चला जाता है। यही संशोधन की आवश्यकता है, यही भू माफियागिरी है और इसीलिए इस पे आवाज उठाई जा रही है। सुनिए, दूसरी बात, अभी सपा के लोग कह रहे थे, सपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, इन्होंने अपनी बातों में ये कहा कि मौलाना अच्छा शब्द है। तो मैं अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं भाई, मैं इसीलिए उन्हें मौलाना बुला के सम्मान दे रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझे पता आप सम्मान करते हैं। बीच में ना वो तो पता भाई साहब प्लीज। ये वो लोग हैं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 1800 परिवार शामली में, कैराना में। रोक तो नहीं पाए दंगा क्योंकि आधे मुख्यमंत्री थे। सारे मुसलमान परिवारों को 5 लाख मुआवजा दे रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में मोहम्मद हरून केस है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हिंदू परिवारों का क्या, इनको भी मुआवजा दीजिए। फिर इनको फटकार लगी और वापस लेना पड़ा। और अंत करूंगा एक बात कह के, जो लोग अभी चुनाव में वोट जिहाद कहते थे, ये वोट जिहाद कहेंगे तो हम इनको संविधान की ताकत दिखाएंगे, हिंदू धर्म की ताकत दिखाएंगे, जनता की ताकत दिखाएंगे और सुपड़ा साफ कर देंगे। तुम्हारा याद रखना, लिमिटेड जिहाद ना करना, यहाँ पे जिहाद ना करना। मुझे एक बात की खुशी है कि आज मोहतरम गौरव भाटिया साहब, बड़े मैं इज्जत करता हूं इनकी, इन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अखिलेश यादव का ये सम्मान नहीं करते तो मोदी जी का फोटो की
डाल के चलने की बजाय अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को फोटो लेकर के न चल रहे होते। मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारे धर्म गुरु रामभद्राचार्य जी ने 437 प्रूफ देके साबित किया था ये चीज कोर्ट में कि कैसे राम मंदिर वही बना था। तो क्या जरूरी है क्या कि हर बार कोई धर्म गुरु या आम इंसान उठ के कोर्ट में साबित करे जैसे कुंभ की वही जमीन है, या फिर किसी भी आप मंदिर का एग्जांपल ले लीजिए वही बने? जरूरी है क्या तब जाके वक्फ बोर्ड मानेगा कि ये मंदिर वही था या ये मस्जिद सिर्फ वहीं पे था? एडवोकेट साहब इसका जवाब दीजिए। हिंदुओं की आस्था उनको ठेस नहीं लगता है क्या? अब ये बच्ची का प्रश्न है, जवाब दीजिए। मैम, मैंने और आपने बहुत डिबेट की है राम मंदिर और बाबरी पर। सवाल उस वक्त कहा गया था यही हिंदुओं की तरफ की, ये हिंदुओं की आस्था है कि मुसलमानों को आगे बढ़ चढ़कर एक मस्जिद जो है दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाई का जगह है, उनकी आस्था का है, उनका मामला है, दे दिया गया। लेकिन बार बार वही चीज दोहराई जाए, ये तो पैटर्न बन गया। ठीक है, अब 3-4 सवाल एक साथ ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि देश आपका है कि नहीं, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है हम उसको भूमाफिया कह सकते हैं, लेकिन उसको जो मानने वाले हैं वो उससे बड़े माफिया हैं। क्योंकि जहां एक तरफ आप संसद की जमीन को अपना बताते हैं, 144 साल से लगने वाले महाकुंभ की जमीन को अपना बताते हैं, वहीं दूसरी ओर आप कहते हैं कि देश हमारा नहीं है। दंगे आप करते हैं, देश को जलाते आप हैं। एक कम्युनिटी के अगेंस्ट मत बोलिए, आई डोंट सपोर्ट। गौरव भाटिया जी को अच्छा लगा कि वो हिंदुओं की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो दिल्ली आते आते चुनावी मुसलमान क्यों बन जाते हैं। वो पुजारियों को जो केजरीवाल सरकार 18,000 रुपए दे रही है उसका विरोध कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मौलानाओं को क्यों नहीं दे रहे, मौलानाओं को क्यों नहीं दे रहे। मैं उत्तर दे दूं? ये कह रहे हैं ना, मैं उत्तर दे देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे भाई पहले तो यहाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड जनता के लिए है, तो वक्फ बोर्ड में एक भी हिंदू काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं जवाब दूं आपको? अंजना जी बोलूं? जल्दी आइए, आगे रुक जाइए, जल्दी आइए। ये बच्ची पिछले शो में भी हाथ उठा रही थी, जल्दी आइए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन ये है एडवोकेट सर से, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड लोगों के हित के लिए काम करता है, तो जिन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है संसद, क्या वो लोगों के हित के लिए काम नहीं करती है जो आपने उस पर दावा ठोक दिया? नहीं, देखिए पहली बात समझ लीजिए मैम, लेट मी क्लियर। वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट के ऊपर कोई वक्फ बोर्ड ने, किसी भी स्टेट के वक्फ बोर्ड ने या सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, काउंसिल जो है, दावा नहीं ठोका। वो इंडिविजुअल किसी की राय हो सकती है, वो दी गई है। जहां तक आपका सवाल है, तो वक्फ बोर्ड से जो भी आमदनी होती है उससे विडोज को दिया जाता है, ऑर्फन्स को दिया जाता है, और जिन लोगों की, जो लोग गरीब हैं उनसे भलाई का काम, जो भी आमदनी होती है वो की जाती है। यही बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन मौलाना साहब माइक उठाइए। तो भैया आपने जो एक बात कही है, आप गूगल कीजिए, जहां जहां वक्फ बोर्ड बने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, और जो भी अधिकारी तय करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है या स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, वो मुसलमान तय नहीं करते कि मौलाना रजा साहब, अगर वक्फ बिल आपने पढ़ा है, क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील है? देखिए, दिखाइए। इस पर जो जेपीसी कमेटी बनी है उसमें बात होगी। एक मिनट रुकिए। हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई विवाद न रहे। अगर इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है और देश की भलाई हो सकती है, पब्लिक की भलाई हो सकती है, तो आप कीजिए। हर किसी को है ना, निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाता है, लेकिन वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को अल्टीमेट अंतिम फैसला कैसे माना जाए? नहीं जाएगा। आप मुझे ये बताइए, अभी तक एक सेकंड, 2 जज बैठते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, यही पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर है। मैं बता दूं, 2013 के बाद वो प्रोविजन आया, पूरे देश में बैठते हैं, सिर्फ पटियाला हाउस। दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना, आपको दिल्ली की अभी बात कर रहा हूँ, प्लीज। आप नोएडा में खड़े, उत्तर प्रदेश में, हो सकता है आर्गुमेंट सुन के आपको दिल्ली की याद आ गई। चलिए, आई कम फ्रॉम दिल्ली, इसलिए आई एम टेलिंग यू। ओके, आई कम फ्रॉम यूपी, लखनऊ। दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द यूपी। ठीक है, तो के बोल के आर्गुमेंट अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो बात नहीं है। आप हिंदी के चैनल पे हैं, देश का सबसे बड़ा चैनल है, हिंदी में बात करिए। हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है भाई। तभी तो ये बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ तो आप हिंदी की बड़ी गरिमा कर रहे हैं और महिमा मंडन कर रहे हैं। हिंदी में जरा सुप्रीम कोर्ट में वापस आइए टॉपिक पर सर, टॉपिक पे आइए। फिर गलत है ट्रिब्यूनल के फैसले, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो होता है अल्टीमेट नहीं होता, और अभी तक दिल्ली वक्फ बोर्ड वो जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसका कोई ऐसा फैसला आया ही नहीं जिसको चैलेंज किया गया हो, चाहे हमारे विष्णु जैन जी हो, चाहे गौरव भाटिया जी हो। ये बता दे जरा कि वक्फ ट्रिब्यूनल का कौन सा ऐसा फैसला ये दिल्ली हाई कोर्ट में लेके गए या किसी भी देश के हाई कोर्ट में लेके गए जहां पर उसको पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया हो। गौरव जी बताइए, देश की जनता को बताइए। बीच में नहीं, बस सब तैयार हो जाइए, थोड़ा सा उजाला आएगा, अंधकार भाग जाएगा। और मैं बताता हूं कैसे। ये वक्फ एक्ट
कह रहे थे गौरव भाटिया गलत बताते हैं। अरे अंजना जी को इतनी जानकारी, आप वकील हैं शायद, आपने कहा ये वक्फ एक्ट में सेक्शन 40 और सब क्लॉज 4 क्या कहता है, जो भी डिसीजन लेगा, एनी डिसीजन ऑर्डर सो मेड बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल। पहली गलती आपकी, ये फाइनल है, अब चुप हो जाइए। दूसरी बात, इन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कहीं पे हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता। ये इसलिए होता है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं होता ना, सिर्फ किताबी अगर लॉयर बनता है तो ऐसी बात करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए उत्तर प्रदेश, पटना हाई कोर्ट जाइए मध्य प्रदेश जाइए, हिंदी में बहस होती है, हिंदी में जजमेंट आते हैं। गलत है, आप बोलिए आई एम सॉरी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए कुंभ की बात हुई अंजना जी, समाजवादी पार्टी के टाइम में तुष्टीकरण की ये हालत थी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ तब रही होगी, अब 22 करोड़ है, 23 करोड़, वहां पे 18 करोड़ 17 करोड़ हिंदू है, लेकिन इनको एक हिंदू व्यक्ति नहीं मिला, मंत्री नहीं मिला जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बने। किसको बनाया? जिसकी भैंसे ढूंढने पुलिस जाती थी, आजम खां को। और वहां पे कह रहे थे सफल आयोजन हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट है, घोटाला कर दिया कुंभ मेले में। और दूसरा स्टैम्पीड हुआ, 45 लोगों की जान चली गई। और तीसरा मैं आपको बता दूं, आजम खां से पूछा गया है कि ये भगदड़ में लोग मारे गए, कहते मुझे नहीं पता था कि हिंदू इतनी संख्या में यहाँ पे आते हैं, मुझे पता होता तो मैं इंतजाम कर देता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो महाकुंभ अब हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ऐसा महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि महाकुंभ हमारी आस्था है, हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। भाटी साहब छोटा सा। मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया जी, 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे। अब पता नहीं आजम खान ने इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा, इनकी गांठ उनके प्रति है, उनके प्रति नफरत। होने दीजिए, कोई पर्सनली तो बोल रहे हैं, बच्चे को दर्द हुआ है, पर्सनली तो बोल रहे हैं। दूसरी बात हुआ है, आपके बारे में नहीं, दूसरी बात, आपके बारे में जो भगदड़ की बात, जो झूठ बोला, बोलने दीजिए, जो झूठ बोला, दुकान बची रहे, मैं बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? जो झूठ बोला अभी 43 नहीं, दुर्भाग्यजनक तरीके से 35 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वो मेले में नहीं हुई थी, वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी। और रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो यूपी गवर्नमेंट का विभाग नहीं है। मेला स्थल पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी, शानदार मेले का आयोजन हुआ था, बहुत शानदार व्यवस्था वहां पर थी। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन। वक्त इतने की इजाजत देता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।